टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी में चीनी की कमी नहीं, जमाखोरी की तो खैर नहीं। योगी बोले सभी जिलों में डीएम गोदामों का कराएं सत्यापन। ग्लोबल फ्यूचर की ओर बढ़ रही यूपी जापान की साझेदारी। सीएम योगी बोले मजबूत पार्टनरशिप से पैदा होंगे एम्प्लॉयमेंट के अवसर। योगी के पी मतलब पाकिस्तान बयान पर अखिलेश का पलटवार। बोले वो घबराए हैं इसलिए पी की परिभाषा बदल रहे हैं। मायावती का सपा पर हमला। बोली चवन्नी से रुपया वाला बयान अमर्यादित और शर्मनाक। जाट समाज से माफी मांगी। लखनऊ में जेएनजी छात्रों के समर्थन में कांग्रेस का मार्च। परिवर्तन चौक से राजभवन तक कूच। अमित शाह से इस्तीफे की उठी मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। और यूपी में बदला मौसम का मिजाज। कड़ी उमस भरी गर्मी, कहीं झमाझम बारिश। जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। अहम खबर है जहां कर्नल ब्रह्मपाल तोमर बनाए गए हैं कार्यालय प्रभारी। राष्ट्रीय लोक दल ने कार्यालय का नया प्रभारी बनाया है। तो लखनऊ कार्यालय का नया प्रभारी बनाया है। कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे अब कर्नल ब्रह्मपाल। विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी का यह बड़ा फैसला देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी का बड़ा फैसला। कर्नल ब्रह्मपाल तोमर बनाए गए कार्यालय प्रभारी। राष्ट्रीय लोकदल ने लखनऊ कार्यालय का प्रभारी बनाया है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि छात्रों की मांगों और पत्र को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया गया है और 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री के साथ इस मुद्दे पर वार्ता होगी। हजरतगंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा भी मौजूद रहे। हर्ष दुबे ने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने गए थे और उन्हें उनकी मांगों पर विचार का आश्वासन मिला है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शिक्षा और आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर और समान व्यवहार की मांग की। आदरणीय हर्ष दुबे हमारे साथी है, इनको आप पहचानते हैं? पहचानते नहीं पहचानते? ये हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी और ये आदरणीय हमारे धनंजय जी, मृत्युंजय पाठक जी और हमारे बीच में हमारे शिवा शर्मा जी, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे छोटे भाई हैं। और जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे, ये कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में जेएनजी छात्रों के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने परिवर्तन चौक से राजभवन तक मार्च निकाला है। आपको बता दें, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन की कमान प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शिवहरे ने संभाली। मार्च में सैकड़ों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अत्याचार के विरोध में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। राजभवन कूच के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शन में राजेंद्र पाल गौतम, जगदीश चंद्र जांगीड़ और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह भी मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 21 से 23 अगस्त तक ऑटोलॉजी एवं टेम्पोरल बोन
डिसेक्शन वर्कशॉप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यशाला में देश भर से ENT विशेषज्ञ, ऑटोलॉजिस्ट और प्रशिक्षु चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला में अत्याधुनिक सर्जिकल तकनीकों के साथ लाइव ऑपरेटिव डेमोन्स्ट्रेशन और हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्कशॉप में आपको बता दें असिकुलोप्लास्टी, टाइम्प्लेनोप्लास्टी और स्टेप सर्जरी, फेशियल नर्व सर्जरी और आपको बता दें कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रतिभागियों को इम्पोरल बोन डिसेक्शन के जरिए सर्जिकल एनाटॉमी और जटिल कान संबंधी सर्जरी की तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव भी मिल रहा है। कार्यशाला को हाइब्रिड स्वरूप में आयोजित किया गया है। ऑनलाइन सत्र और यूट्यूब लाइव प्रसारण के जरिए देश भर के चिकित्सक प्रशिक्षु भी इससे जुड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुभव साझा करने और लाइव सर्जिकल प्रशिक्षण को कार्यशाला की प्रमुख विशेषता बताया गया। तो ये बहुत ही अच्छा आयोजन है, हमारे ENT डिपार्टमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें कि इन्होंने लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप भी की है। कल जैसा कि उन्होंने बताया सुबह 9 बजे से रात के 9-10 बजे तक सर्जरीज चली, जो कि स्टूडेंट्स को दिखाई गई। उन्हें उसके बारे में प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए कि कैसे वो लोग आगे चल के ये वाली सर्जरीज कर सकते हैं। आज और कल इन लोग का थोड़ा सा थेरेटिकल लेक्चर्स वाला ENT से रिलेटेड बताया जाएगा। इसके अलावा कैटेवर्स पर, मतलब जो लोग अपनी बॉडीज़ डोनेट कर देते हैं। मैं यहाँ KGMG में ऑटोलॉजी वर्कशॉप, ईयर की वर्कशॉप है, जो एक बहुत अच्छी वर्कशॉप कंडक्ट कर गई है ENT डिपार्टमेंट और डॉक्टर रजत जैन ने मिलकर की है। इसमें 12 कैंडिडेट्स हैं जिनको बोन डिसेक्शन के लिए और प्रॉपर वर्कशॉप के लिए उनको बच्चे आए हैं, और फैकल्टी भी यहाँ पे दिल्ली और यूपी और बिहार से है। ऐसी वर्कशॉप्स हमेशा होनी चाहिए जिससे नए बच्चों को नई नई चीज़ें, नई टेक्निक्स और हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें अंदर मिल रही हैं उसकी नॉलेज उनको होनी चाहिए। और इत्तेफाक से मैं इसी कॉलेज से पढ़ाई किया है, तो अब इस कॉलेज में जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं एज ए फैकल्टी यहाँ पे आता हूँ। तो अभी जो ये प्रोग्राम है, ये यहाँ जो स्टेट के मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस हैं प्लस जो ENT सर्जन्स हैं, उनके लिए लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। अभी जब से इस कॉलेज में ये सब प्रोसेस शुरू हुआ है, तो यहाँ के लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ख़ासतौर से जो नए बडिंग डॉक्टर्स हैं हमारे ENT के, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, प्लस उनको स्किल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। इसी काम के लिए पहले लोगों को साउथ में अक्सर बेंगलोर और कभी हैदराबाद, कभी मुंबई या दिल्ली जाना पड़ता था। ENT डिपार्टमेंट ने एक ईयर यानी कि ऑटोलॉजी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है, जिसमें कुछ डेलीगेट्स हमारे बाहर से आए हैं, स्टेट के बाहर से हैं कि स्टेट के भी हैं, जिनको ईयर के बीमारियों के बारे में बहुत सी चीज़ें दिखाई गई और ऑपरेशन करके भी सिखाया गया। उसके अलावा जो इसे कैडवरिक बोन कहते हैं, जैसे जो लोग मर जाते हैं उनकी हड्डियां विधिवत कानूनी तौर पे जो निकाली जाती हैं। देखिए, KGMU एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है और इसका इतिहास भी 100 साल से ज़्यादा पुराना है, और यहाँ के लोग पढ़ लिख कर पूरे देश और पूरे विश्व में जगह जगह जा कर के अपने काम से, अपनी महारत से अपना नाम हासिल करते हैं। तो इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, इससे एक तो कनेक्शन मिलता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरीके के टीचिंग प्रोग्राम से हमारे जो नए ट्रेनीज़ हैं उनको अपनी विधा में महारत हासिल करने का मौका मिलता है। तो मैं तो पूरे इस डिपार्टमेंट को, पूरे डिपार्टमेंट के सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने ऐसा आयोजन किया। 3 दिन का आयोजन ये है, इसमें तरह तरह के लेक्चर्स भी हुए हैं, ऑपरेटिव वर्कशॉप भी हो रही हैं, और ऑपरेशन के समय जो आप डायरेक्ट मरीज के ऊपर नहीं कर सकते, उन चीज़ों को डेड बॉडी या बोन पे डिसेक्शन करके, सीख करके उसमें महारत हासिल कर रहे हैं ये लोग। अभी हमारे विभाग में 3 दिवसीय एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ है, जिसमें से जो पहला दिन था उसमें हमने सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक मल्टीपल ऑपरेशंस किए, और जो लोग बाहर से आए थे
उनको वो सर्जरी सिखाने का प्रयास किया। इस पूरे आयोजन का एकमात्र यही मकसद है कि हम आने वाली जनरेशन को ये कला सिखा सकें ताकि जन जन का दूर दूर तक भला हो सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व महाप्रबंधक रविंद्र तोगड़ और उनकी पत्नी कुशल सिंह समेत 14 लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपए की हेराफेरी और लगभग 34,000 वर्ग मीटर जमीन के कथित फर्जीवाड़े का गंभीर मामला सामने आया है। अदालत के आदेश पर नोएडा के सेक्टर 20 थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व जीएम रविंद्र तोगड़ ने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आवंटित बड़ी जमीनों और सब लीज के दस्तावेजों में हेराफेरी की। गायत्री हॉस्पिटलिटी एंड रियल कॉन लिमिटेड कंपनी का आरोप है कि उन्हें आवंटित 72,000 वर्ग मीटर प्लॉट में 20,000 और 14,000 वर्ग मीटर जमीन अन्य कंपनियों को अवैध रूप से सब लीज पर लीज कर दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में बिना भुगतान किए जमीन के अधिकार ट्रांसफर करने और लगभग 5 करोड़ समेत अन्य बकाये का गबन करने का भी आरोप। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत गौतम बुद्ध नगर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने देर रात करीब 400 किलो मिलावटी नकली पनीर बरामद किया। ये पनीर अलीगढ़ से नोएडा ग्रेटर नोएडा में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने लखनावली गोल चक्कर के पास से एक वाहन से मिलावटी पनीर बरामद कर उसे सुरक्षित रखवाया है। पनीर में पाम ऑयल समेत अन्य मिलावटी पदार्थ पाए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने सुबह करीब 400 किलो पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया। वो अलीगढ़ से आ रहा था, यहाँ एनसीआर में ये सप्लाई करते हैं, उसी को गाड़ी रात की रोकी थी। गाड़ी रोक के लगभग 350 किलो पनीर पाया गया था, जिसका नमूना संग्रहित करने के बाद उसको सुरक्षित अवस्था में रखवा दिया गया था। प्रथम दृष्टया मिलावटी और प्रदूषित होने के कारण इसको विधिवत नष्ट कराया गया है। तो बात की जाए तो किस तरीके की मिलावट होती है, क्या इससे नुकसान होते हैं? देखिए, मिलावट अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें स्टार्च की मिलावट होती है और स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ में ये रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या रिफाइंड पाम ऑयल मिलाते हैं। फिरोजाबाद में आगामी त्योहारों से पहले चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने नए आदेश के तहत 1 सितंबर से थोक कारोबारी, मिठाई निर्माता और बड़ी कंपनियां अधिकतम 15 दिनों का चीनी का स्टॉक ही रख सकेंगी। त्योहारों के दौरान चीनी की बढ़ती मांग के बीच जमाखोरी का कृत्रिम किल्लत और कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी ने भी अधिकारियों को चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। नाम भैया कुमार है। क्या काम करते हैं आप? हलवाई का काम है, प्रेस कन्फेक्शन। ये जो चीनी का दाम बढ़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या असर है आपका? चीनी का तो अभी कोई खास असर नहीं है मिठाइयों पर। अभी त्योहार के 5-6 दिन रह गए, जब त्योहार की बिक्री का मालूम पड़ेगा। हलवाइयों पर खास फर्क बढ़ जाएगा, तब किलो महंगी हो जाएगी मिठाइयाँ। सर क्या पहले 3 टाइम चाय पीते थे, अब 1 टाइम भी नहीं मिलेगी क्योंकि चीनी इतनी महंगी हो गई है। अच्छा, पहले चीनी क्या रेट लेते थे आप? पहले लेते थे 44 रुपए किलो। अब क्या रेट ले रहे हो? अब 65। आर्मी आने वाले हैं नजदीक। फिर क्या वो ऐसे ही मनेंगे त्योहार, तो गरीब लोगों के तो त्योहार है ही नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में स्कूल जाते समय छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। खेलिया और सोरखा गांव के बीच 2 युवकों पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से भी ऐसी हरकत कर चुके हैं। घटना से नाराज परिजन बड़ी संख्या में ग्रामीणों सहित अहमदगढ़ थाना पहुंचे और दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 2 समुदायों से जुड़ा मामला होने के चलते एहतियातन क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। हमारे ग्रामवास के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, बेटी छात्र छात्राएं, और
ये नंगला मुंड नंगला सरफाबाद उर्फ ये वहाँ के छात्र बच्चों के साथ में आए दिन व्यवहार गलत करते हैं। अब उनके घर पर हम शिकायत करने के लिए भी पहुँचे थे तो उन्होंने कोई समझौता का बच्चों को सुधार समझाने का नहीं रखा। आए दिन आज की डेट पर भी उन्होंने बच्चों को रोक करके अपनी बाइक से पहिया चढ़ाया, टक्कर मारी, बच्चों के चोट आई। अधिकतर यहाँ के 3 लड़के थे, प्रिंस और अनीस। ये 3 लड़के क्या मैं छेड़छाड़ करते हुए लड़कियों से बदतमीजी करते हैं आए दिन। मौके पे पकड़े ये मौके पकड़े, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी पहुँच गई, उन्हें गिरफ्तार करके ले गया। अरे जो बच्चे रास्ते में पढ़ने जाते हैं उस समय? हाँ उस समय लड़के बच्चे आ रहे थे, उस टाइम में लड़की आ रही थी। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। त्योहारों के नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। शनिवार को कानपुर के एक्सप्रेस रोड पर फूड विभाग की टीम द्वारा कथित तौर पर जबरन सैंपल लेने और वसूली के गंभीर आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। विरोध स्वरूप व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। शनिवार को फूड विभाग के अधिकारी जब एक्सप्रेस रोड पर सैंपल लेने पहुंचे तो व्यापारियों ने इसका कड़ा विरोध किया। स्थिति को भांपते हुए व्यापारी अपनी दुकान बंद कर सड़क पर उतर आए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद विभाग की टीम को वहां से लौटना पड़ा। व्यापारी नेताओं और दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी शिकायत के अचानक आकर जबरन सैंपल लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि त्योहारों का सीजन आते ही हर साल अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है और अवैध वसूली की मांग की जाती है। जैसे ही कोई त्यौहार आता है, रक्षाबंधन सर पर है, ये रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले लखनऊ से बताई जा रही टीम आई, यहाँ पर एक दुकान में आई, ये कहा गया कि एक दुकान की सैंपलिंग होगी। अगर किसी की शिकायत हो, लिखित शिकायत दिखाएं, शिकायत का प्रमाण दिखाएं, हम सैंपलिंग कराने को तैयार हैं। लेकिन बिना किसी शिकायत के दुकान में जाना, सैंपलिंग करना और सैंपलिंग करने के लिए माहौल बनाना, पूरे बाजार में एक दुकान की सैंपलिंग करेंगे। हमारा इस बात का सख्त विरोध है कि एक दुकान में सैंपलिंग नहीं होने दी जाएगी। अगर किसी की शिकायत है, हम खुद खड़े होकर सैंपलिंग करवाएंगे। हमीरपुर के सदर तहसील परिसर में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के बाद लेखपाल संघ ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीते दिन अयोध्या में एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी कर एक लेखपाल को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में लेखपाल संघ ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन शुरू किया। संघ ने 1 दिन की कार्यबंदी का भी ऐलान किया, जिसके चलते राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। लेखपाल संघ का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लेखपालों को न्याय मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर प्रदेश भर में लेखपालों ने विरोध जताया है। हमीरपुर में भी सदर तहसील परिसर में लेखपाल धरने पर बैठ गए और एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई पर सवाल उठाए। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तारी के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारे एक लेखपाल साथी हैं अयोध्या में, जिनको एंटी करप्शन टीम अयोध्या के द्वारा गलत तरीके से, फर्जी तरीके से फंसा के उनको ट्रैप किया गया। वो ग्राम पंचायत सचिवालय में बैठे हुए थे और उसी समय एक व्यक्ति आ गया, उनके पास फाइल रख के चला गया और उस फाइल में उसके बाद एंटी करप्शन टीम आती है और उस फाइल से उसमें पैसे निकाल के हमारे लेखपाल साथी को पकड़ाती है। प्रदेश व्यापी हड़ताल है, 1 दिन के लिए पूरा प्रदेश बंद है। प्रांतीय नेतृत्व के क्रम में महामंत्री जी ने हमें लोगों को निर्देशित किया है कि अयोध्या में जो एक घटना हुई है ट्रैप की कार्रवाई, पंचायत भवन में हमारा लेखपाल साथी है एक उत्कर्ष जी, वो बैठा पंचायत भवन में सरकारी कार्य कर रहा था। एक व्यक्ति आया, उसने फाइल में पैसे रख दिए, इसके बाद वो व्यक्ति चला गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रावस्ती में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने इंडो नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 102.75 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किए। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत 20,55,000 रुपए से अधिक बताई जा रही। टीम ने स्मैक तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मल्हीपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। कार्रवाई मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बेलरी गांव के पास इंडो नेपाल सीमा पर की गई।
पुलिस अधीक्षक महोदय श्रावस्ती के आदेश के क्रम में संपूर्ण जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु तथा साथ ही जो अवैध मादक पदार्थ हैं इनकी बिक्री व इन पे नियंत्रण हेतु एक चेकिंग अभियान प्रतिदिन चलाया जा रहा है। विशेषकर भारत नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा प्रतिदिन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी चेकिंग अभियान के क्रम में थाना मल्लीपुर व एसएसबी की टीम के द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपको बता दें एनकोड समिति की बैठक हुई है। बैठक में नशीली दवाओं और नारकोटिक्स पर प्रभावी नियंत्रण, प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा और जन जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की चर्चा की गई। एडीएम ने पुलिस, अभियोजन और आबकारी विभाग को नारकोटिक्स से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई और अभियोजन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक को स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर नशा मुक्त भारत अभियान चलाने को कहा गया है। चिकित्सा और औषधि प्रशासन विभाग को मेडिसिन स्टोरों की नियमित जांच तथा प्रतिबंधित और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अगली अहम खबर उन्नाव के हसनगंज से है, जहां ऐतिहासिक आपको बता दें नगाड़ेश्वर बाबा मंदिर के कायाकल्प का रास्ता साफ हो गया है। ग्राम मुन्नी खेड़ा स्थित इस प्राचीन मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 91 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। शनिवार को मोहान विधानसभा क्षेत्र के विधायक ब्रजेश कुमार रावत ने भूमि पूजन कर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। हसनगंज विकासखंड के मुन्नी खेड़ा गांव में स्थित नगाड़ेश्वर बाबा मंदिर जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। पर्यटन विभाग की 91 लाख रुपए की विकास एवं सौंदर्यीकरण योजना का विधायक ब्रजेश कुमार रावत ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे। को पर्यटन विभाग ने अंडरटेकिंग लिया है। 91 लाख की पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 18% जीएसटी मिला के हटा के लगभग 70 लाख रुपए का वो टेंडर हुआ है। और ये बहुत बड़ा 20-22-60 का एक हॉल बनेगा। उसमें महिलाओं के लिए अलग बाथरूम, लेट्रिन होगा। कन्नौज से अगली खबर है, जहां जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों ने रात के समय अस्पताल की व्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सोते नजर आ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि वे मरीज को देखने और इलाज करने की लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें उचित उपचार नहीं मिला। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में ईसीजी समेत अन्य व्यवस्थाएं मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर और स्टाफ ने इलाज की व्यवस्था नहीं होने की बात कहकर मरीज को ले जाने को कहा। इसके बाद परिजन गंभीर हालत में मरीज को कानपुर ले गए, जहां इलाज के बाद उसकी जान बच सकी। मामले में पीड़ित ने सीएमएस से शिकायत की है। सीएमएस डॉक्टर गोपाल नारायण द्विवेदी ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे पास शिकायत आज आई है कल रात की मरीज के बारे में, जो है उस पर जो है एक बना दिया गया, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और उस पर जांच करा के जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या मामला था, क्या कुछ शिकायत की? रात में जो मरीज आए थे उसको यहाँ के स्टाफ ने सही ढंग से व्यवहार नहीं किया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं